है वॉशिंगटन में, इसका देखो दोनों एस्पेक्ट समझा दूंगा। अच्छाई भी लिख लिया पहले, कोई लिख रहा है भाई? क्योंकि मैं समझाऊं फिर फंस जाए वो, जल्दी करिए। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस को लेकर के कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया चीजों को लेकर के। क्रिटिसाइज से पहले अच्छाई समझते हैं, बुराई बाद में कर लेंगे यार। अच्छाई में देखो सारे पॉइंटर आपको समझ में आ गए। किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो, चले मैं क्या करके कुछ छोटा छोटा है। बजट डेफिसिट को कम करो। हमेशा याद रखो बजट डेफिसिट्स क्या होते हैं, वित्तीय, इसको बोलते हैं बजट घाटा। बजट घाटा का मतलब है तुम्हारी इनकम, तुम्हारा खर्चा। सीधी बात है, अगर ये दोनों बराबर है तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो आप घाटे में चल रहे हैं। और इनकम अच्छी है और खर्चा कम है, इसका मतलब आप बढ़िया चल रहे हो। समझ में आया? तो डेफिसिट हमेशा, कोई भी देश कभी ऐसा ही हो सकता है कि वो बजट सरप्लस में रहे, मतलब जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च ऑलमोस्ट हर कंट्री करता है, उसी को बजट डेफिसिट बोलेंगे। ऐसा होता है। लॉजिकली बताइए, तुम्हारी कमाई से ज्यादा तुम खर्चा कर रहे हो, पैसा कहां से आ रहा? भाई सीधी बात है, उधार लिया होगा आपने किसी से कि नहीं? तुम्हारे 1 लाख रुपए इनकम, तुमने 1.5 लाख की गाड़ी ले ली, 50,000 कहीं से तो लिया, वो कहां से लिया? या तो लोन लिया, तो अच्छी चीज है बुरी चीज है। तो आप कितने घाटे में हो? 50,000 घाटे में हो कि नहीं हो? ये डेफिसिट कहलाता है। तो वो जितना कम करो, मेरे पास 1 लाख की गाड़ी है, मैं 1 लाख ही रुपए खर्च किया तो मैं बराबर हूं। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 80,000 की गाड़ी खरीदी, मेरे पास 20,000 सरप्लस है। फर्क समझ में आ गया? तो जो 50,000 घाटे में होते हैं उनको बोलते हैं बजट डेफिसिट। ये हमेशा निगेटिव रहता है, तो कोशिश क्या करो, कम से कम करो। ये दूसरा कह रहा है रीडायरेक्ट स्पेंडिंग फ्रॉम पॉलिटिकली पॉपुलर एरिया टुवर्ड्स निग्लेक्टेड फील्ड विद हाई इकोनॉमिक रिटर्न। सिंपली ऐसे एरिया को फोकस करना जिनका इकोनॉमिक रिटर्न क्या है, हाई है, और वो निग्लेक्ट एरिया है। मतलब हो सकता है कोई सेक्टर ऐसा हो जिस सेक्टर पे ध्यान नहीं गया गवर्नमेंट का, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आपको पता चला कि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। कुछ कुछ आ रहा समझ में यार? बहुत सारे एरिया देखो, जैसे आपने गोल्ड की बात करें, गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न देता है, बट बहुत महंगा भी तो है। लेकिन कोई एक ऐसा मिनरल लेकर के आओ जो आसानी से मिलता हो और मार्केट में, मतलब आसानी से मिलता हो और अच्छा बिके आपका। कोई क्रॉप ऐसी ले लो, बहुत सारी फसलें ऐसी होती है, जैसे बहुत इसमें बंदे वो बना रहे हैं। अरे ये पतंजलि वाले जो हैं, क्या नाम है, अरे वो जो हरामदेव, अरे वो लंबी सी आती कांटे वाली, भूल रहा हूं यार, एलोवेरा। एलोवेरा, आपको पता है अच्छे अच्छे लोगों को मैं जानता हूं अमरोहा वगैरह में, जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ करके एलोवेरा का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और उसको सीधे सीधे किसको बेच रहे हैं? रामदेव को। और तगड़ा पैसा मिल रहा है रामदेव की तरफ से। बात समझ रहे हैं? तो उस तरीके के एरिया। तीसरा, टैक्स सिस्टम को ऑब्वियस रिफॉर्म करना। चौथा है लिबरलाइज, ये भी बताऊंगा, फाइनेंस सेक्टर को लिबरलाइज करना, उदारीकरण, इसी का अभी रिजल्ट पढ़ोगे। एडॉप्ट अ कंपिटिटिव सिंगल एक्सचेंज रेट, एक एक्सचेंज रेट को क्या करो, एडॉप्ट करो। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है डॉलर इज इक्वल टू रुपया, उसको एक बनाओ। ऐसा नहीं करो वेरी कर रहा हो, जैसे इस समय देख रहे हो वेरी कर रहा है भाई। डॉलर आपका 80 रुपए से आज क्या चल रहा है आज के रेट में? आज कितना है लगभग? नजर बना के रखते हो शेयर मार्केट वगैरह पे आप लोग? 89 पहुंच गया है? 89? अरे बाप रे, बहुत जल्दी सेंचुरी होगी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट को वो फ्लक्चुएशन नुकसान करता है। रिड्यूस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, व्यापार जो रेस्ट्रिक्शंस को कम से कम करना, मतलब मैं चाइना को सामान बेच रहा हूं, चाइना मेरे से खरीदा, दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस मिनिमम हो। एबॉलिश बैरियर्स टू फॉरेन डायरेक्ट, अगर बाहर वाला बंदा इन्वेस्ट इंडिया में करना चाह रहा है और उसके सामने कोई रेस्ट्रिक्शंस आ रहे तो क्या करो, बैरियर आ रहे हैं, कम कहो भाई। सीधी इन्वेस्टमेंट के लिए तुम मना कर रहे हो, इसके लिए उसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा होता है, पॉलिटिकली एटमॉस्फेयर। भाई सीधी बात है, अगर इंडिया में पॉलिटिकली चीजें स्टेबल गवर्नमेंट है, अब जैसे मैंने बोला आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपया और आपको इंडियन स्टेट में ऑप्शन है 4, उन 4 में से इन्वेस्ट करना है, तो आप में से कितने लोग हैं जो झारखंड में जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए? छत्तीसगढ़? कुछ रीजन है आपके मन में चल रहा होगा, चलो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। अब तो यूपी भी दिमाग घूम गया आपका, बस सेम चीज होती है, रीजन कुछ तो आपके दिमाग में। तो तुम्हारे पास 1 करोड़ है, फॉरेन वाले बंदे के पास 1 करोड़ डॉलर है, मतलब 80 करोड़ रुपया है। लॉजिक बात तो फ्री में डाल देगा इंडिया में, तो वो 80 करोड़ रुपया में, अब उसके सामने एग्जांपल है, अब तुम्हारे पास, तुम अमेरिका में बैठे हो, तुमको 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका। अमेरिका छोड़ दो, इंग्लैंड, अब अमेरिका में बैठे हो ना, मैंने बोला ठीक। इन चारों, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इंग्लैंड, इन 4 में किसी एक जगह करेंगे। कहां करेंगे? अरे यहां देशभक्ति की बात, परेशान ना हो ना, कोई कुछ नहीं कर रहा, मोदी जी आपको गोली मार देंगे, कुछ मैं सिंपल पूछ रहा हूं, बिंदास जो आपके मन। भारत, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, इन 4 में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहां करेंगे? कुछ तो आपके दिमाग में होगा, बिंदास, टेंशन। उसके बाद अगर नई ऑप्शन है तो इंडिया,
क्योंकि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया में तो नहीं कोई वीर बैठा है हम जाएंगे, हम देखेंगे हमें क्या कर लेगा किंग जोंग। ठीक है, समझ में आया रीजन? तो ये रीजन यहां पे काम करता है। नेक्स्ट, एबॉलिश पीआरसी हो गया। प्राइवेटाइज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करो, मतलब सरकारी जो कंपनियां उसको क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी कंपनियां इंडिया में लगभग 90% इंप्लॉय, जिनको हम लोग याद होगा, तुमने सुना वर्ड होगा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये पीएसयू आज लगभग 90% है जो घाटे में चल रही है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, वो भी पीएसयू बोलो, इनको सिक इंडस्ट्री बोलते हैं। उसको क्या कर दो, प्राइवेट। जैसे ही चीजें प्राइवेट कराई जाएंगी, वैसे ही लॉजिक बात है, ये थोड़ी सी महंगी तो होंगी लेकिन चीजें सही हो जाएंगी। भाई एयर इंडिया देख लो, एयर इंडिया जब सरकार चला रही थी तो कितने केसेस सुनाई देते थे, अभी टाटा चला रही है, काफी केसेस कम हो गए कि नहीं हो गए? तो जैसे प्राइवेट करती है वैसे क्या बेनिफिट होता है? ऑब्वियस बात है, महंगी होती है इसमें, क्योंकि वो प्रॉफिट निकालेगी अपना, बट चीजें आपको फैसिलिटी देने लगेगी। एयर इंडिया में बैठेंगे अभी आप, बैठे हैं, पता चल गया होगा कहानी क्या होती है। अभी भी वही है, सीट बाहर आ रही, मैं तो बैठा था, उसकी सीट हिल रही थी पूरी, अलग लेवल पे थी एयर इंडिया। वो पीछे हो रही थी, ऐसे ही हो गई पूरी, वो अलग ही था एयर इंडिया केस। एबॉलिश पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट कंपटीशन, ऑब्वियस है, ध्यान से, ऐसी पॉलिसीज को एबॉलिश करना जो कंपटीशन को क्या करती है और रेस्ट्रिक्ट करती है। कंपटीशन मैंने बोला बहुत जरूरी है, इकोनॉमी अगर ग्रो करानी है तो कंपटीशन का होना मस्ट है। अगर कंपटीशन नहीं है इसका मतलब वो मोनोपोली है बॉस। भाई एक ही कंपनी है, क्या कंपटीशन है? वो चले तो ठीक, ना चले तो ठीक। अगर 10 कंपनी होगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी को रोकना जो क्या करे, कंपटीशन को रोके। प्रोवाइड सिक्योर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी राइट्स, लोगों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो आसानी से प्रोवाइड करें। खैर, तो ये जो सारे पॉइंट आपने पढ़े, ये क्या हो गया, बड़ी सरदर्दी है भाई, कोई बात नहीं। लिखिए, यहां तक समझ में आया? अब इस पॉइंट में 2-3 चीजें समझनी होती हैं, समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पहले प्रॉस पढ़ लो। प्रॉस, फायदे क्या रहे, वॉशिंगटन सेंसस के फायदे क्या रहे, प्रोसेस क्या रहे, इसके क्या क्या फायदा रहा इस वाले पे। तो ये सारे पॉइंट अच्छी चीज है, कोई गलत चीज तो आपको इसमें समझ में नहीं आया कि आपको लग रहा है गलत है? गलत है इसमें, वो आगे बताऊंगा मैं आपको इसमें क्या गलत था, लेकिन मैं कुछ बता देता हूं। फायदा क्या हुआ, देखो, दीज कॉन्सेप्ट क्रिएट ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक कंपटीशन को क्रिएट किया, विच गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी, जिसने एक नया सिद्धांत दिया जिसको नाम दिया गया एलपीजी। इंपॉर्टेंट है, एल को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्री को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट का जन्म होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से। पी से था प्राइवेटाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट, अच्छा, ये जो वॉशिंगटन कॉन्सेंसस है इसकी डेट क्या है? अप्रॉक्सीमेट 89 का कॉन्सेप्ट है। और हमारे यहाँ एलपीजी कौन लेके आते हैं? मनमोहन सिंह लेकर के आते हैं, सुना होगा आपने मनमोहन सिंह का नाम। तो मनमोहन सिंह हमारे यहाँ के क्या थे उस समय? फाइनेंस मिनिस्टर थे। साथ में हमारे यहाँ के जो पीएम थे वो थे नरसिंहा राव साहब। ये जो खेल है, ये खेल की डेट क्या है? 1991-92। जरा समझो, कॉन्सेंस कब हुआ है आपका? 89 में, और उसके 2 साल के अंदर एलपीजी रिफॉर्म आ गया। अब आया कुछ समझ में? तो ये कहां से अडॉप्टेड है? ये वहां से अडॉप्टेड है, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, तीनों का मतलब मेरे हिसाब से आपको उदारीकरण का मतलब समझ गए, लिबरलाइजेशन का मतलब आप उदार हैं। किस चीज को लेकर के? प्राइवेट कंपनी को लेकर के आप क्या हैं? उदार। मतलब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो आसानी से क्या करे, काम करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो थोड़ा बहुत, वैसे तो अलग से पूरा एक ऑलमोस्ट आधे घंटे का एक लेक्चर जाता है एलपीजी पॉलिसी पे, चलो मैं उधर ही करा दूंगा। थोड़ा सा बस जानकारी के लिए, जहां एल लिखे हो वहां पे लिख लो लाइसेंसिंग एंड, लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म करना, यह उदारीकरण कहलाता है। गवर्नमेंट, जैसे अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लिबरल है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे अभी मोदी जी ने काम किया है उसको बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। अगर आपको एक कंपनी डालनी है
तो कंपनी डालने में आपकी जो फाइल होती है उसमें कम से कम 20 जगह पे साइन होते होंगे, 50 तरीके की चीजें हैं, कोई आपको फैक्ट्री डालनी है तो 50 साइन होते हैं। तो पहले क्या होता था, लाइक ये ऑफिस है, इस ऑफिस पे ये सारे अलग अलग ऑफिसेज हैं, मतलब है मान लीजिए, तो इन ऑफिसेज में होता ये था, ध्यान से समझना, ये है एंट्री। अगर आपको जाना है तो आप इस फाइल को लेके यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे और ऐसे होते हुए फिर आप यहां जाएंगे। ये पहले काम करता था, ये चूंकि एक बिल्डिंग की मैंने बता दिया, ऐसा नहीं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपको जाना पड़ता था, अभी का है। अभी ये हो गया है, इसको SWS बोलते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम। इसमें बस यहां पे एक व्यक्ति को बैठा दिया गया है, आप अपनी फाइल इसको दे दीजिए, ठीक, और आपकी फाइल ऑटोमेटिकली घूम करके आपको यहां मिल जाएगी। टाइम लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, लाइक आप कोई कौन सी फैक्ट्री डालना चाहते हैं। इसको SWS सिंगल विंडो सिस्टम है, बेहतरीन काम हुआ है भाई। लॉजिक बात है, आपका अपना टाइम, क्योंकि लक्ष्मी मित्तल का बड़ा फेमस एग्जांपल, लक्ष्मी मित्तल का नाम सुने आप लोग? लक्ष्मी मित्तल को नहीं सुने हैं? लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े स्टील के कारोबारी थे। ये छत्तीसगढ़ में आए थे लगाने के लिए, कोरबा में स्टील प्लांट। तो ये भाई साहब सोचो कितना बड़ा आदमी है, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का बंदा होगा तो कुछ तो दिमाग सोचो कितना अमीर आदमी होगा। इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इतना दौड़ाया, क्योंकि भाई सीधी बात, इतना अमीर आदमी आ गया, सबके पास मौका आ गया, लूट लो, तो सबने इसको खर्च करना शुरू किया। सोचो ये बंदा उठ करके बोला मैं जा रहा यहां से भैया, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा, सोच कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट ला रहा था। एक बहुत फेमस जगह है छत्तीसगढ़ में, जगत सिंहपुर, वहां पे एशिया की सबसे बड़ा प्लांट लग रहा था बॉक्साइट का, साउथ कोरिया की कंपनी थी। अच्छा, साउथ कोरिया वालों को नहीं पता ना इंडिया वाले कैसे हैं, तो साउथ कोरिया का MD आया भाई साहब भारत में, हम जा रहे साइन करा लेंगे, तो भूल गया वो कहां आ रहा था। सोचो वो कंपनी यहां से वापस हो गई, रीजन आपके साथ, क्योंकि सीधी बात है जब इतना बड़ा आदमी इन्वेस्ट करने आएगा तो हर कोई सोचेगा ना अपना अपना हिस्सा निकाल लो। दिक्कत ये है, तो प्रॉब्लम इसमें अल्टीमेटली नुकसान, देखो इसमें ऐसा नहीं है। ये कहां के लोग हैं, ये NRI बंदा है जिसके साथ दिक्कत हुई। साउथ कोरिया बंदा जो है, साउथ कोरिया वाला, वो NRI नहीं, वो अलग से एक फॉरेन कंपनी, उसके साथ भी झेले। और हम खुद अपने आप पे भी पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। उसका एग्जांपल है सिंगूर, सुने होंगे, टाटा नैनो वाला प्लांट, सिंगूर वाला जो इश्यू हुआ था। टाटा जब साहब थे, उन्होंने नैनो, देखो नैनो, तो टाटा नैनो गाड़ी के लिए प्लांट लगाना था। तो इंडिया में 2 ही जगह होती हैं प्लांट लगाने के लिए, सबसे बेहतर जगह मानी जाती है पोर्ट। भाई सीधी बात है, या तो यहाँ पे मतलब इस कोस्टल में लगाओगे तो सामान लाना ले जाना बहुत इजी होता है, जो पार्ट्स होते हैं सस्ती पड़ती है। अगर यहाँ पे कल को गवर्नमेंट मतलब किसी ने यहाँ पे फैक्ट्री डाल दी, तो पहली चीज है सामान तुम आओ, बाहर से तुम्हारा फॉरेन से सामान आ रहा है, तो अगर बाहर से सामान आएगा तो यहाँ उतरेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे भी तो सामान जाएगा, तो यह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देगा, लॉजिकली सामान महंगा होगा। तो इसके लिए सबसे सही जो जगह थी वो थी यहाँ पर चुनी गई, दैट इज सिंगूर। बहुत फेमस जगह है, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा आंटी जी बैठी हैं, नाम नहीं लूंगा, समझ गए। तो इन्होंने जैसे ही पता चला कि ये, सोचिए ये टाटा नैनो, उसमें आपको पता होगा बहुत तगड़ा वाला माहौल बना था, मे भी आइडिया ना हो, क्योंकि नैनो कार आपने सुना मिडिल क्लास के लिए कार लॉन्च कर रहे थे, फेल हो गई, चल नहीं पाई। उसके पीछे का रीजन खुद मिडिल क्लास ही है, वो कम बुद्धि नहीं है। हाँ, तो सिंगूर में जब लगाने के लिए जैसे ही बात चली, वैसे यहाँ पे जो आंटी जी बैठी थी, उन्होंने पूरा माहौल बना दिया, तगड़ा प्रोटेस्ट किया। इवन फैक्ट्री जहां पे वो नहीं, वो इनॉग्रेशन होता, भूमि पूजन, वहां पे जाकर के उन लोगों ने बने अलग ही कुछ लेवल पे कांड किए। अब आप सोच इसके पीछे क्या रीजन होगा भाई, या तो हाँ भाई सीधी बात है, जो सबसे बड़ा इसके पीछे का रीजन था, क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल में इस लेवल की फैक्ट्री आएगी तो लोगों को नौकरी तो चाहिए। तो सीधी बात है, वेस्ट बंगाल के लोग नौकरी करेंगे, अगर वेस्ट बंगाल के लोग नौकरी करेंगे तो उनकी इनकम हो जाएगी, और अगर व्यक्ति की इनकम हो गई तो वो डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ गया। यही किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि वहां के लोग डेवलप कर जाएं। अगर उस गवर्नमेंट को वहां पे टिके रहना है, और गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करना चाहती है, दो अलग अलग बातें हैं। गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है तो लोगों को लेके साथ में चलेगी, लेकिन गवर्नमेंट को है कि आराम से चलने तो सब बढ़िया चल रहा, दिक्कत क्या है। तो उस सेंस में अगर लोगों के अंदर, देखो नक्सल बेल्ट जो है उसके पीछे सबसे ज्यादा जो रीजन है, वहां के लोग, आपने सुना होगा कभी नक्सल वाला इश्यूज, कभी सुनो ध्यान से देखो, तो नक्सल बेल्ट में एक चीज नोटिस करो कि हमेशा जो ब्लास्ट होता है वो रोड पे ब्लास्ट होता है। नोटिस किया है कभी आपने नक्सल बेल्ट को लेकर के? क्या होता है, लाइक ये आपकी दंतेवाड़ा की रोड जा रही है, ये नक्सल एरिया है, तो ये रोड को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। गेट के पास गाड़ी है किसी की, कार है, पूछो कौन सी वाली है,
किसी तुम्हारी खड़ी है? अंकल कौन? भैया जिनकी भी गाड़ी है उनको बोल दो। अच्छा तुम्हारे पापा गाड़ी है क्या? बोलो एक बार, बोलो एक बार, देख लीजिए जरा। बोलिए मैं क्या था? नक्सल वाला। नक्सल में सबसे देखो, सबसे पहले उनका मेन रीजन क्या होता है? सबसे पहले वो क्या उड़ाओ? रोड को उड़ाओ, क्योंकि अगर रोड खत्म हो गई तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, बात खत्म हो गया। सबसे बड़ा बेनिफिट आप समझ रहे हैं? तो ये फायदा आपको दे करके जाता है। सेम कहानी थी सिंगूर में, अगर लोगों के अंदर जॉब आ गई, जॉब का मतलब है उनको क्या मिलेगा? पैसा। और पैसा मिलने में सबसे बड़ी बात हो, नक्सल का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है टीवी। याद रखो, बहुत फेमस है, एक लड़का है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, आईपीएस है दंतेवाड़ा में, नहीं नहीं, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली जानते हैं? महाराष्ट्र का एरिया है, नक्सल कोर बेल्ट है, वहां पे एसपी था, अभी वो सेंटर पे चला गया डेपुटेशन पे। उसी बंदे से बात, तो वो कह रहा था सर कि उसको ना प्रेसिडेंट मेडल मिला इस चीज के लिए। हुआ क्या था, उसने बोला था कि अगर आपको नक्सल इश्यू को सॉल्व करना है तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम है आप लाइट पहुंचाओ हर घर में, दूसरा काम है हर घर में टीवी पहुंचा दो, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट आपको? क्योंकि हर घर में अगर टीवी पहुंच गए, इसका मतलब जो लोग हैं लोकल, वो कनेक्ट कर जाएंगे किससे? सेंटर और बाहर से। और जिस दिन सेंटर और बाहर से कनेक्ट कर गए, वैसे उनको समझ में आएगा कि जो गवर्नमेंट है ना, बेवकूफ बना रही है यार। प्रैक्टिकली समझो चीजों को लेकर के। तो सेम कहानी है। तो सिंगूर में जैसे इन्होंने बोला, लॉजिक है, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों के पास इकोनॉमिक ग्रो होगा, तो उनको समझ में आएगा कि जो मैडम है ये बड़ा गड़बड़ कर रही है हमारे साथ, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस दिन में आपको एग्जांपल दिया कि वेस्ट बंगाल में अभी भी 50 रुपए फुल प्लेट खाना मिल रहा है। रीजन है क्योंकि आप सोच के देखो, अगर 50 रुपए फुल प्लेट खाना है तो और 150 रुपए तुम्हें सरकार तुमको फ्री में दे रही है, तो तुम्हारी मस्त जिंदगी चल रही है नहीं? तो तुम क्यों कमाने जाओगे? कंपटीशन ऑटोमेटिकली तुम्हारा खत्म कर दिया कि नहीं खत्म कर दिया? फ्री में खाने का आदर। मैंने उधर रेवड़ी कल्चर डिस्कस हो रहा था, फ्री की चीजें बहुत नुकसान करती है, आदमी को पता नहीं है, आदमी के पैर काट रही है रेवड़ी कल्चर। फ्री में खाना तुमको दे रही है इसीलिए। तो ये रीजन था। जैसे ही ऐसा पता चला, वैसे मोदी जी थी कहां पे? गुजरात में सीएम थे उस समय। तो मोदी जी ने बोले काम करो हमारे यहाँ जाओ वापस, मतलब सीधी बात है। तो कहां पे फैक्ट्री चलेगी? गुजरात में चलेगी फैक्ट्री। और अच्छा, अब देखो, यही होता है विजन का खेल। भाई लॉजिक, अगर आपने सोचा कि इतना होगा तो कम से कम कितने लोगों को क्या जनरेट होगी? जॉब मिली होगी, कितना पैसा आया होगा? तो खेल समझ में आ रहा है कुछ कुछ लेकर के? तो यहां पे पॉइंट कहां से निकला आपका? लेवलाइजेशन पे। ओके डन, ठीक है, समझ में आ गया लेवलाइजेशन को। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, समझ गए? सीधी बात, प्राइवेट कंपनी को फोकस करना। ग्लोबलाइजेशन के लिए तो सिंपल है, पूरी दुनिया को क्या समझना? एक ग्लोबल विलेज ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि अलग से पूरा पढ़ना है तो यहां नीड नहीं है ग्लोबलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के क्षेत्र। कौन से नहीं लिखे? अच्छा कौन से नहीं लिखे उसमें? अरे लिखो कौन, बहुत है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, सीधी बात है। प्रोज सबसे इंपॉर्टेंट था। एलपीजी एक नहीं हुआ ना, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, कॉन्स में क्या था? अच्छा निगेटिव क्या था इसका? निगेटिव क्या होगा कॉन्स में? कॉन्स में इसका निगेटिव हुआ, याद रखिए, एक्चुअली वॉशिंगटन कॉन्सेंसस में ये बताया गया कि ये जितनी भी पॉलिसी हैं, इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। सही बात है, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को समझा रहा हूं मैं आपको कि इसका निगेटिव क्या रहा। ये जो 10 पॉइंट आपने पढ़े, इन 10 पॉइंट को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए, हाँ या ना? भाई सीधी बात है, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट अगर करना है तो इन सभी चीजों को करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब सीधी बात है, जो गरीब देश है उनके पास पैसा है कहां? सही बात है। तो अगर गरीब देश पैसा है नहीं उनके पास, तो लॉजिक है वो लेंगे क्या? बोरोइंग, उधार। अब गरीब देश उधार अगर लेगा तो लेगा कहां से? भाई लॉजिक बात है, गरीब देश अगर उधार लेने जाएगा तो कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के पास ही जाएगा। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं दुनिया में दो, एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा, दोनों कहां पर हैं? खेल समझ गए? तो ये हुआ इसका मतलब, बेटा उधार लेने हमारे पास आओगे, उधार मैं दूंगा, उस पर इंटरेस्ट कौन कमाएगा? ये दोनों सिचुएटेड कहां है? यूएसए में।
तो अल्टीमेटली माना गया, क्योंकि नाम ही वॉशिंगटन कॉन्सेंसस है, तो ये नेगेटिव पॉइंट इसका रहा क्या कि बाकी सभी देशों ने बोला कि ऐसा नहीं है, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें ये सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और हमें वर्ल्ड बैंक IMF के पास जाना पड़ेगा, और जाने के बाद हमें उधार लेना। उधार अगर फ्री में आप तो समझ में आता, उधार और डोनेशन दोनों में डिफरेंस होता है। उधार आपको रिटर्न का एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देता है और डोनेशन फ्री है। तो लॉजिक, अगर आपने बोरोइंग शुरू कर दी तो इसमें कमाई किसकी हो गई? यूएसए की। कहने के लिए आप रिफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आप इस पॉलिसी के थ्रू क्या कर रहे हो? इनकम कमा रहे हो। क्लियर हुआ? नेगेटिव नोट कर लो इसको। किसकी गड़ी थी? तुम गई हो? देखी थी? नहीं, आप लोग गाड़ी से आते हो यार, बड़ा यार। अकेले आते हो ना गाड़ी से? हैं? अच्छा, नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को लगता है, मेरे को यार अकेले अकेले गाड़ी से आना बड़ा, हाँ सबसे अच्छी बात है जब गाड़ी वाला को पकड़ लो इसी को, जो दूर वाले आ रहे हो 3-4 लोग मिल के उसमें गाड़ी से आ जाओ, बैठ जाओ उसी में, तो उसमें फायदा भी रहेगा, आपका भी रहेगा। दूसरी चीज़ है एटलीस्ट आप सिंगल सिंगल आते हैं, मुझे बोरोइंग बड़ा सही लगता है, साथ में उसी में मिल जाओ और पैसे दे दो पेट्रोल के। ये बड़ा अच्छा मुझे सिस्टम काम करता है। नहीं बिल्कुल भाई, देखिए इसमें तो फिर यही सबसे यहाँ इश्यू हुआ था, पिछली बार ऐसा हुआ था, लास्ट बैच में ऐसा हुआ था यहाँ पर। वो मेरे को बाद में कह रही लड़की कि सर ये मेरे साथ आ तो जाती है रोज, कभी इसने आज तक बोला नहीं कि पेट्रोल के पैसे, पेट्रोल तो लग रहा ना यार। भाई आप अगर ऑटो से आओगे तो पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। तो जो पैसा आप ऑटो को दोगे पैसा, उसको तो कोई दिक्कत है? आज के जमाने में इतना शरीफ कोई नहीं कि मना करते नहीं नहीं कोई बात नहीं चले आए, इतना कोई शरीफ नहीं है, पैसा दे दो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसा देना, वो लेना ले। बात समझ रहे? यहाँ दिक्कतें यही होती है। हमको क्या लगता है उसको क्या जरूरत है? अरे नहीं भाई, आप बोलिए, लेना नहीं लेना उसके ऊपर होता है। यही मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था, बिहेवियर बहुत मैटर करता है सिविल में, कि आप क्या सोचते हैं। चले, क्या था? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हेडिंग डालिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। गैप नहीं मिलेगा आपको क्लास में, सीधे सीधे क्लास आपकी जाएगी 11:30 तक। वीकेंड पे अब गैप नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि गैप में ना पूरा क्लास का रिदम टूट जाता है। पानी पीना किसी को? पानी हाँ बिल्कुल ला कर रखिए, जग बाल्टी ला के यहाँ रखिए, पीते रहिए। गर्मियाँ का दौर, अभी तो माहौल अभी सीसा है बेटा, अभी आप सब नए हैं ना। अब ये ग्लास है, ये ग्लास पता आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े हो, इंप्लीमेंट होता है यहाँ पर। फिर एसी चलेगा तो थोड़ा थोड़ा, तो पानी की व्यवस्था है तो पानी रखिए, क्योंकि फिर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि बीच जैसे क्लास रिदम में चल रही ना, बीच में गैप कर देता ना, इसमें तो पूरा पूरा रिदम टूट जाता है। तो इससे अच्छा क्लास करिए, उधर थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा मैं। हेडिंग हो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, बाजार के या इकोनॉमी के क्षेत्र। सामने ध्यान से, कायदे में अभी नोट कुछ मत करिएगा, समझिए। यहां तक आपको समझना होता है, ये नए वाले हैं। इकोनॉमी के यही 3 होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, ध्यान रखना, रट जाना, पीसीएस प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इसका क्षेत्र है या कौन सा नहीं है, टिक लगाओ, नहीं होता है ओमर, ये डायरेक्ट आते हैं भैया। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी। इतने को एज इट इज नोट कर लो। जूम कर देता हूं मैं, ध्यान से, मैं लो और कर देता हूं जूम, हाँ बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट करो तुरंत। प्राथमिक क्षेत्र, पहला जो सेक्टर है इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ध्यान से, कृषि और संबंधित क्षेत्र, ये आईएएस में पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया ना, क्या बोलते हैं अभी? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बोलते हैं, नहीं आओ आपको आइडिया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, किसान कल्याण मंत्रालय नाम दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे अपडेटेड। माइनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, पता दिक्कत क्या? सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो माइनिंग है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। माइनिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है ना, लेकिन इसको प्राइमरी सेक्टर को यही बोला जाता है, तो माइनिंग को इसी में डाला गया, ये ध्यान रखना। माइनिंग, खनन, सब समझ रहे होंगे आप लोग, खनन, कृषि, मछली, लॉगिंग सामान वाला, और एक्सट्रैक्शन, ये उत्खनन बोलते हैं इसको, उत्खनन। सेकेंडरी, पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ये सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में मेनली क्या होता है? कुछ नहीं है, समझने वाली बात है। देखो, प्राइमरी, इस पूरे सेक्टर
से जो प्रोडक्शन बनाने का काम करता है वो सेकेंडरी होता है, और इस पूरे सेक्टर से जो बनाने का काम करता है वो टर्सरी होता है। बस ऐसा ही होता है और कुछ नहीं। प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एज इट इज नोट कीजिएगा। प्राइमरी के 5, सेकेंडरी के 5, टर्सरी सेक्टर को ही बोलते हैं सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र को ही बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अगर दिया है आपने तो ठीक है, नहीं तो सेवा सर्विसेज जो दी जाती हैं, सर्विस सेक्टर जो होते हैं आपके गवर्नमेंट की नज़र में सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल सेक्टर, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एजुकेशन, जो भी सर्विसेज दी जाती हैं वो सब इसी में आएंगी बेसिकली।